नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज का टॉपिक है फ्लॉयड एंड वॉर्सल एल्गोरिथम, जो कि डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक एग्जांपल है। आज हम देखेंगे कि फ्लॉयड एंड वॉर्सल एल्गोरिथम है क्या बेसिकली, और फिर उसको हम डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आपको देख रहे हैं कि एक ग्राफ आपको दिया गया है, और इस ग्राफ में हमको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। तो फ्लॉयड एंड वॉर्सल एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है, और इसकी हेल्प से हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं। ये ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ की कैटेगरी में आती है। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ की क्या होता है दोस्तों, कि अगर हम इस ग्राफ के किन्हीं भी दो नोड का एक पेयर बना लेते हैं, तो उन दोनों के बीच में जब हम इसको डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करके कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे, तो जो डिस्टेंसेस आएंगी, फाइनल डिस्टेंसेस, वो हर पेयर के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। फिर हम किन्हीं भी दोनों को ले लें, 1 से 3 ले लें, 1 से 2 ले लें, 1 से 4 ले लें, कोई भी पेयर ले लें, हम उसमें जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। तो इस तरह की एल्गोरिथम को हम बोलते हैं ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। और अभी आपने देखा होगा कि जो हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया है ग्रेडी एल्गोरिथम का यूज करके, उसमें हमने एक डिक्सराज एल्गोरिथम यूज किया था। वो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ थी। उसमें हम एक कोई भी सोर्स नोड कंसीडर कर लेते थे, और उस नोड से बाकी सारे नोड्स के लिए हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते थे। तो इसमें हम ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ हम फाइंड आउट करेंगे। किसी भी नोड को हम यहाँ पे सोर्स नोड नहीं ले रहे हैं, हम सारे नोड्स के किसी भी दो नोड्स के पेयर के लिए हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करके, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप जानते हैं दोस्तों, डायनेमिक प्रोग्रामिंग दो तरह से इंप्लीमेंट की जा सकती है। एक है टॉप डाउन मैनर में, और एक है बॉटम अप मैनर में। तो फ्लॉयड एंड वॉर्सल एल्गोरिथम को हम बॉटम अप अप्रोच के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे, और इसके लिए हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। और हमें इसके लिए सबसे पहले बेस मैट्रिक्स क्रिएट करना होता है। और बेस मैट्रिक्स को बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं ग्राफ में, उतने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स का हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 नंबर ऑफ नोड्स थे। तो मैंने 1 2 3 4 के बीच में ये 4 कॉलम एंड 4 रोज का एक मैट्रिक्स मैंने क्रिएट किया है। अब हम इसमें वैल्यूज फिल करेंगे। वो कैसे करते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो फ्लॉयड वॉर्सल एल्गोरिथम है, ये डायरेक्टेड ग्राफ पे यूज की जाती है। डायरेक्टेड ग्राफ पे हम अप्लाई करते हैं, और आप देख सकते हैं कि हर एज के साथ एक डायरेक्शन भी एडेड है। और यहां पे आप देख सकते हैं, अब मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ की हेल्प से मैं एक बेस मैट्रिक्स क्रिएट करूंगा, और उसके बाद उस बेस मैट्रिक्स का यूज करूंगा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां पे दोस्तों मैं बेस मैट्रिक्स बना रहा हूं। तो आप देखिए कैसे बनाते हैं बेस मैट्रिक्स। तो अब हम 1 से 1 के बीच में डिस्टेंस, जो भी यहां पे पेयर होगा, उससे दोनों के बीच में हम डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे, और वो यहां लिखते जाएंगे। तो 1 से 1 के बीच में डिस्टेंस ऑब्वियसली 0 होगी। 2 से 2 के बीच में डिस्टेंस ऑब्वियसली 0 होगी। तो इस तरह से इसकी सारी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होंगी, 0 हो जाएंगी। जहां हमें डायरेक्ट एज मिल जाएगी, उधर हम उसका वेट हम एंटर कर देंगे, और जहां हमें डायरेक्ट एज नहीं मिलेगी, वहां पे हम उसको इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे इनिशियली। तो 1 से 2 के बीच में हमें कोई डायरेक्ट एज है क्या, बिल्कुल है। तो ये 1 से 2 के बीच में डायरेक्टेड एज है, जिसका वेट है 3। तो हम यहां पे 3 मेंशन कर देते हैं। अब 1 से 3 के बीच में कोई डायरेक्ट एज है क्या, नहीं है। तो हम इसको इनफाइनाइट कंसीडर कर लेते हैं। 1 से 4 के बीच में दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक एज है, जिसकी डायरेक्शन भी 1 से 4 के बीच में है, और उसका वेट है 5। तो हम यहां पे 5 मेंशन कर देते हैं। और उसके बाद हम इसको, अब इस रो को हम फिल करते हैं। तो 2 से 1 के बीच में, तो 2 से 1 के बीच में भी एक डायरेक्टेड एज है, उसका वेट है 2। 2 से 3 के बीच में कोई डायरेक्टेड एज है, नहीं है, क्योंकि 3 से 2 के बीच में डायरेक्टेड एज है, बट 2 से 3 के बीच में कोई डायरेक्टेड एज नहीं है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे।
2 से 4 के बीच में कोई डायरेक्टेड एज है? बिल्कुल है। तो इसका वेट है 4, तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं 4। उसके बाद 3 से 1 के बीच में कोई डायरेक्टेड एज है क्या? तो 3 से 1 के बीच में कोई डायरेक्टेड एज नहीं है, तो इसको हम इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे। 3 से 2 के बीच में कोई डायरेक्टेड एज है क्या? तो 3 से 2 के बीच में एक डायरेक्टेड एज है, उसका वेट है 1। और 3 से 4 के बीच में कोई डायरेक्टेड एज है क्या? नहीं है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे इनफाइनाइट। 4 से 1 के बीच में कोई डायरेक्टेड एज है? ये डायरेक्शन 1 से 4 की तरफ है, 4 से 1 की तरफ नहीं है, तो हम इसको इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे। उसके बाद 4 से 2 के बीच में कोई डायरेक्टेड एज है क्या? नहीं है, तो हम इसको भी इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे। 4 से 3 के बीच में कोई डायरेक्टेड एज है? बिल्कुल है, तो इसको हम इसका वेट है 2। तो हमने ये इस तरह से बेस मैट्रिक्स इसका क्रिएट कर लिया दोस्तों। बेस मैट्रिक्स इसका क्रिएट किया। अब आपको ये प्रॉब्लम जो है दोनों तरह से दी जा सकती है। आपको ये डायरेक्ट ग्राफ भी दिया जा सकता है और आपको ये बेस मैट्रिक्स भी दिया जा सकता है। अगर ये आपको डायरेक्टेड ग्राफ दिया है तो आपको उससे बेस मैट्रिक्स क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब अगर आपको ये बेस मैट्रिक्स डायरेक्ट दे दिया तो आपका एक स्टेप सेव हो जाएगा और आपके एफर्ट्स कम हो जाएंगे और आपको ये ग्राफ से ये मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इसको इस बेस मैट्रिक्स के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा बेस मैट्रिक्स जो हमने ग्राफ से क्रिएट किया है। अब हम इस बेस मैट्रिक्स की मदद से हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है दोस्तों? इसके लिए हम 1 बाय 1 सारी नोड्स को इंटरमीडिएट नोड हम कंसीडर करके हम पाथ को रिकैलकुलेट करते हैं। और जो हम रिकैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो पाथ छोटा होता है जो प्रेजेंट वैल्यू है उससे, तो हम उसको अपडेट कर देते हैं, अदरवाइज उसको एज इट इज रहने देते हैं। तो यहां देखिए दोस्तों, अगर मैं देखूं कि इससे मैं बेस मैट्रिक्स को मैंने D0 नाम दिया है। D स्टैंड फॉर डिस्टेंस एंड 0, ये बेस मैट्रिक्स है तो हमने D0 नाम दिया उसको। अब हम यहां पे नेक्स्ट मैट्रिक्स इसकी हेल्प से हम एक और मैट्रिक्स हम क्रिएट करेंगे। तो यहां पे हम D1 हम क्रिएट करने वाले हैं। और अगर हम 1 को इंटरमीडिएट नोड हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है D1। अब यहां देखिए दोस्तों, अगर हम 1 को इंटरमीडिएट नोड कंसीडर कर रहे हैं तो यहां पे 1 वाला रो और 1 वाला कॉलम एज इट इज कॉपी कर देंगे, क्योंकि इनकी वैल्यूज हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो हम डायगोनल एंट्रीज एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि इनकी डिस्टेंस तो ऑलवेज 0 ही रहेगी। फिर हम चूंकि 1 को हम अभी इंटरमीडिएट नोड कंसीडर कर रहे हैं, तो हम 1 का रो और 1 का कॉलम एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो 3, then infinite, then 5, then 2, infinite and infinite। क्लियर है दोस्तों? अब हम बाकी के जो ब्लॉक्स हैं उनको फिल करने की कोशिश करते हैं। तो बाकी के जो ब्लॉक्स हैं उनको कैसे फिल करते हैं दोस्तों, ये देखिए। अब हमें फाइंड आउट करना है 2 से 3 के बीच का डिस्टेंस, 2 से 3 के बीच का डिस्टेंस, और अभी वो है इनफाइनाइट, अब हम 1 को इंटरमीडिएट नोड कंसीडर करें तो हम पहले 2 से 1 पे जाएंगे। हम 2 से 3 के बीच की डिस्टेंस देख रहे हैं तो हम पहले 2 से 1 पे जाएंगे, प्लस 1 से 3 के बीच में, फिर 1 से 3 जाएंगे। तो इन दोनों एंट्रीज को हम इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में देखते हैं और उनका जो भी सम है, अगर वो प्रेजेंट डिस्टेंस से कम है तो उसको अपडेट कर देंगे। तो 2 से 1 का बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 है यहां पे। और 1 से 3 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 से 3 के बीच का डिस्टेंस है इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये भी कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट अभी है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो ये यहां पे अभी चेंज नहीं होगा। उसके बाद हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 के बीच में। तो 2 से लेके 4 के बीच में अगर हमें देखना है तो हम फिर से वही तरीका हम यूज करेंगे। हम पहले 2 से 1 पे जाएंगे, प्लस 1 से 4 पे जाएंगे, 1 से 4 पे जाएंगे। तो यहां पे हमने इंटरमीडिएट नोड बना दिया 1 को। तो हम 2 से 1 का देखें तो कितना है? 2 से 1 का 2 है, और 1 से 4 का कितना है?
1 से 4 का 5 है, 1 से 4 का 5 है। तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 7। और 1 से 2 से 4 का जो डिस्टेंस है वो 4 ऑलरेडी है, तो ये 4 7 से कम है, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे, इसको एज इट इज यहां कॉपी कर देंगे। इसी तरह से अब हम देख रहे हैं 3 से 2 के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो फिर 3 से 1 के बीच का डिस्टेंस देखेंगे। इंटरमीडिएट नोट हमने 1 को बनाया है, तो हम पहले 3 से 1 के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, प्लस 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस देखेंगे। तो 3 से 1 के बीच का डिस्टेंस कितना है दोस्तों? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। और 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? अब जो भी होगा 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस है 3, तो ये कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। और अगर ये इनफाइनाइट यहां पे ऑलरेडी क्या है? 1 है, तो 1 ऑलरेडी इनफाइनाइट से कम है, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे, एज इट इज कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। तो जो भी वैल्यू शॉर्ट होगी उसको हम यूज करेंगे। अब हम 3 से 4 के बीच का डिस्टेंस देखें, तो पहले हम 3 से 1 के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, देन 1 से 4 के बीच का डिस्टेंस देखेंगे। तो यहां पे 3 से 1 के बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटी है, 1 से 4 के बीच का डिस्टेंस है 5। तो अगर मैं देखूं तो इन दोनों को ऐड करूं तो अगेन इनफाइनाइट आ जाएगा। और यहां पे अभी जो करंट डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, तो हम चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद यहां पे देखिए दोस्तों, अगर मैं 4 से 2 के बीच का डिस्टेंस अगर मैं देखूं, तो उसमें कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं? तो 4 से 1 के बीच का डिस्टेंस देखने के लिए, 4 से 2 के बीच का डिस्टेंस देखने के लिए हम पहले 4 से 1 का डिस्टेंस देखेंगे, प्लस 1 से लेके 2 का डिस्टेंस देखेंगे। तो 4 से लेके 1 का डिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, प्लस 1 से लेके 2 का डिस्टेंस कितना है? 3। तो ये कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो यहां पे एट प्रेजेंट कितना है? इनफाइनाइट, वो हम चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद 4 से लेके 3 के बीच का डिस्टेंस अगर हमें देखना है, तो फिर हम कैसे देखेंगे? 4 से लेके 3 का, 4 से लेके 1 का और 1 से लेके 3 का। तो यहां पे अगर मैं इसको 3 कर दूं, तो 4 से लेके 1 का इनफाइनाइट, प्लस 1 से लेके 3 का, तो 1 से लेके 3 का ये भी इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये ऑलरेडी 2 है, ये इससे कम है, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। तो अब हमने दोस्तों 1 को इंटरमीडिएट नोड कंसीडर किया, तो फिर हमने ये नोड इस तरह से हमने ये D1 कैलकुलेट किया। अब हमने अभी केवल 1 को इंटरमीडिएट नोड कंसीडर किया है, 1 बाय 1 हम 2 को इंटरमीडिएट नोड कंसीडर करेंगे, 3 को इंटरमीडिएट नोड कंसीडर करेंगे, 4 को इंटरमीडिएट नोड कंसीडर करेंगे। इस तरह से हमारे पास D1 से लेकर D4 तक 4 मैट्रिक्स क्रिएट होंगे, और 4 मैट्रिक्स के साथ साथ एक बेस मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। इसका मतलब n नंबर ऑफ नोड्स के लिए हम n+1 नंबर ऑफ मैट्रिक्स हम यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम D2 क्रिएट करने वाले हैं D1 की हेल्प से। अब यहां पे जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो तो 0 ही रहेंगी हमेशा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम D2 सेकेंड नंबर की नोड को हम इंटरमीडिएट नोड कंसीडर करने वाले हैं, तो सेकेंड नंबर की रो और सेकेंड नंबर का कॉलम हम ये एज इट इज कॉपी कर लेंगे। तो सेकेंड नंबर की रो क्या है? 2 0 इनफाइनाइट 4, 2 0 इनफाइनाइट 4। और 2 नंबर की कॉलम क्या है? 3 0 1 इनफाइनाइट, राइट। तो अब आप देखिए, बाकी की एंट्रीज को हम फिल करने की कोशिश करते हैं, और तरीका वही रहेगा। अभी हमने D0 का यूज किया था D1 बनाने के लिए, अब हम D2 बनाने के लिए D1 का यूज करेंगे। तो अब हमारा एक तरह से बेस मैट्रिक्स, अब हम इसको यूज करेंगे एज अ बेस मैट्रिक्स। तो अब आप देखिए दोस्तों, D2 में हम 1 से लेकर 3 तक की डिस्टेंस देखना चाह रहे हैं। 1 से लेकर 3 तक की डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो फिर हम कैसे करेंगे? पहले D1 में 1 से 2 की डिस्टेंस देखेंगे, प्लस 2 से 3 की डिस्टेंस देखेंगे। तो 1 से लेके 2 की डिस्टेंस, 1 से 2 की डिस्टेंस है 3, और 2 से 3 की डिस्टेंस है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों? इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट आ जाएगा। और अभी एट प्रेजेंट डिस्टेंस कितना है, प्रेजेंट डिस्टेंस कितना है, प्रेजेंट डिस्टेंस है इनफाइनाइट, तो इसको भी हम इनफाइनाइट ही रहने देंगे। उसके बाद अब हम 1 से लेके 4 तक की डिस्टेंस देखना चाह रहे हैं, देखते हैं ये अपडेट होता है या नहीं। तो 1 से लेके 4 की डिस्टेंस अगर हमें देखना है तो पहले हम 1 से 2 की डिस्टेंस देखेंगे, देन 2 से 4 की डिस्टेंस देखेंगे। तो 1 से 2 की डिस्टेंस तो 3 है, 2 से 4 की डिस्टेंस क्या है, तो 2 से 4 की डिस्टेंस है 4, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 4, और ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। 7 आपकी करंट डिस्टेंस कितनी है, अभी करंट डिस्टेंस कितनी है 5, तो ये ऑलरेडी कम है तो हम इसको 5 ही रहने देंगे, इसको 5 ही रहने देंगे। उसके बाद अब हम इस ब्लॉक को फिल करने की कोशिश करते हैं, ये कितना है 3 से 1, तो अब हमें अगर 3 से 1 के बीच की एंट्री फिलअप करनी है तो फिर हम इसके लिए क्या यूज करेंगे दोस्तों, 3 से 2 की डिस्टेंस हम देखेंगे प्लस 2 से 1 की डिस्टेंस देखेंगे, 2 से 1 की डिस्टेंस देखेंगे। तो 3 से 2 अगर हम देखें दोस्तों तो 3 से 2 कितना हो जाएगा, 3 से 2 1 प्लस 2 से 1, तो 2 से 1 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, और अभी जो करंट एंट्री है इसकी ये है इनफाइनाइट, तो 1 प्लस 2 3, 3 इज लेस देन इनफाइनाइट, तो अब हम इसको अपडेट कर देंगे, 3 इनफाइनाइट की बजाय क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, इनफाइनाइट की बजाय क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। उसके बाद अब हम इसको फिलअप करने की कोशिश करते हैं, इसको फिलअप करने की कोशिश करते हैं। तो 3 से लेके 4 के बीच की एंट्री हमें फिलअप करनी है, तो हम पहले 3 से लेके 2 की डिस्टेंस देखेंगे, फिर 2 से लेके 4 की डिस्टेंस देखेंगे। तो 3 से 2 की डिस्टेंस 1 है, और 2 से 4 की डिस्टेंस अब हम देखते हैं, 2 से 4 की डिस्टेंस है 4। तो अब आप देखिए दोस्तों, सॉरी हाँ 2 से 4 की डिस्टेंस है 4, तो यहां पे ये कितना आ जाएगा दोस्तों 4, तो ये हो जाएगा टोटल 5। तो 3 से 4 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल 5, और अभी कितनी थी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट 5 से बड़ी है, तो अब हम इसको अपडेट कर देंगे 5। उसके बाद अब हम इसको फिलअप करने की कोशिश करते हैं। इसको फिलअप करने के लिए हम 4 से लेके 1 की डिस्टेंस हमें देखना है, तो हमारा इंटरमीडिएट नोड 2 है, तो पहले हम 4 से 2 की डिस्टेंस देखेंगे, पहले हम 4 से 2 की डिस्टेंस देखेंगे, और उसके बाद 2 से 1 की डिस्टेंस देखेंगे। तो पहले हम 4 से 2 की डिस्टेंस देखेंगे प्लस 2 से 1 की डिस्टेंस देखेंगे। तो 4 से 2 की डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, 4 से 2 की डिस्टेंस है इनफाइनाइट, प्लस 2 से 1 की डिस्टेंस है 2, तो ये आ जाएगा दोस्तों इनफाइनाइट, और एट प्रेजेंट क्या है इनफाइनाइट, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। अब इसको भरने की कोशिश करते हैं, इसको हम फिलअप करने की कोशिश करते हैं। ये 4 से लेके 3 के बीच की डिस्टेंस है, तो 4 से लेके 2 की डिस्टेंस हम देखेंगे, 2 से लेके 3 की डिस्टेंस हम देखेंगे। तो 4 से लेके 2 की डिस्टेंस इनफाइनाइट है, प्लस उसमें कुछ भी करेंगे वो इनफाइनाइट आएगा। तो इसमें अगर मैं कुछ भी लेटेस्ट इसकी जो करंट डिस्टेंस है वो 2 है, और नई डिस्टेंस आ रही है इनफाइनाइट, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये D1 की हेल्प से D2 बना लिया, और अब आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें कुछ डिस्टेंसेस जो हैं वो अपडेट हो गई हैं। तो दोस्तों इस सेम मेथड का यूज करके हमने D3 की और D4 कैलकुलेट किया। तो D4 में आप देख सकते हैं दोस्तों एक भी एंट्री इनफाइनाइट नहीं है, और ये जो डिस्टेंस आई है D4 में ये सारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हैं। अब आप किन्हीं भी दो नोड के बीच में डिस्टेंस देखेंगे तो ये इससे शॉर्ट डिस्टेंस नहीं मिलेगी आपको। जैसे हम 2 से 4 के बीच में डिस्टेंस देखेंगे तो 4 आएगी, 2 से 3 के बीच में देखेंगे तो 6 आएगी, 3 से 4 के बीच में देखेंगे तो 5 आएगी। इस तरह से ये सारी जो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये D4 मैट्रिक्स है, और D4 ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स है, ये D4 हमारा फाइनल मैट्रिक्स है। इसमें जो भी डिस्टेंसेस दी गई हैं ये सारी जो है
ये सारी डिस्टेंसेस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हैं। अब दोस्तों ये तो था इसका प्रोसेस। अब यहां पे हमने जो डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज किया है, इसको हम इसके लिए हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अब वो फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं उनको फिलअप करने के लिए हम एक फॉर्मूला के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो वो फॉर्मूला कैसे हम लिखेंगे वो देखिए। यहां पे दोस्तों मान लीजिए हम जो भी हमें मैट्रिक्स क्रिएट करना है उसके प्रीवियस मैट्रिक्स को हम यूज करते हैं कोई भी मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो मान लीजिए आप डी के मैट्रिक्स आप बनाना चाह रहे हैं, डी के, और डी के मैट्रिक्स के लिए ये के ये है इंटरमीडिएट नोड का। तो के मैट्रिक्स बनाने के लिए जो भी आपने इसके पहले जो आपने मैट्रिक्स बनाया है उसका के मैट्रिक्स की आई और जे की एंट्री मैं देखूं तो इसको आप कैसे देखेंगे, आई और जे की एंट्रीज को आप कैसे फिलअप करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूं, मिनिमम ऑफ डी के -1 आई जे कॉमा डी के -1 आई कॉमा के प्लस डी के -1 के जी। तो दोस्तों ये है फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप इस मैट्रिक्स की एंट्री आप फिलअप कर सकते हैं। कैसे हमने निकाला कि हम के नंबर ऑफ मैट्रिक्स बना रहे हैं, मान लीजिए के की वैल्यू 4 है। जब हम D4 बना रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, D3 की एंट्रीज को हम यूज करते हैं। तो आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इस पूरी प्रोसेस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसको डिस्कस करूंगा। n नंबर ऑफ नोड्स के लिए हमने n+1 मैट्रिक्स यूज किए, n+1 मैट्रिसेस हमने यूज किए। अब n+1 मैट्रिसेस में से बेस मैट्रिक्स तो हमें दिया गया था, तो इसको हमने कैलकुलेट नहीं किया, ये तो हमें दिया गया था। तो यहां से जब हमने n मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट किए। अब आप देखिए हम n मैट्रिसेस को कैलकुलेट कर रहे हैं, उनमें से एक मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने का टाइम कितना है। अगर हम मान लीजिए एक मैट्रिक्स में कितनी एंट्रीज हैं, n स्क्वायर एंट्रीज हैं। अगर 4 नोड है तो 16 एंट्रीज हैं, 5 नोड होते तो 25 एंट्रीज होती। तो n एक मैट्रिक्स में n स्क्वायर नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, n स्क्वायर नंबर ऑफ एंट्रीज है। अब n एक मैट्रिक्स को फिल करने के लिए, अगर हम एक एंट्री को फिल करने के लिए एक यूनिट ऑफ टाइम हम कंसीडर करते हैं, तो ऐसी n स्क्वायर नंबर ऑफ एंट्रीज को फिलअप करने के लिए n स्क्वायर यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। और ऐसे n स्क्वायर साइज के मैट्रिक्स हम कितनी बार क्रिएट कर रहे हैं, हम n नंबर ऑफ मैट्रिक्स इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं। तो टोटल जो कॉस्ट आ जाएगा, जो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी दोस्तों, n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू n। तो ये आ जाएगी दोस्तों ऑर्डर ऑफ n क्यूब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पे हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज किया फ्लॉयड-वॉर्सल एल्गोरिथम में, और इसके थ्रू हमने ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट किए। ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का बॉटम अप वर्जन है। बॉटम अप वर्जन क्यों है? क्योंकि हमने बेस से स्टार्ट करके और हमने धीरे धीरे करके हम नोड बिगर प्रॉब्लम को लेके जा रहे हैं। हमने स्मॉलर प्रॉब्लम से स्टार्ट किया और हम बिगर प्रॉब्लम की तरफ सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग का बॉटम अप वर्जन यूज किया है। और इस वर्जन की अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी देखूं तो ये कितनी आ रही है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ n क्यूब। ये है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखूं दोस्तों तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हम हर बार क्या कर रहे हैं, इसकी जो मैट्रिक्स को अपडेट कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे जो मैट्रिक्स को स्टोर करने की जो वो है कॉम्प्लेक्सिटी है, वो कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है ये,
n साइज का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें n स्क्वायर नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी। n स्क्वायर नंबर ऑफ एंट्रीज को अगर हम स्टोर करते हैं तो हमें n स्क्वायर ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर का स्पेस यूज होगा। तो इस तरह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी दोस्तों ऑर्डर ऑफ n क्यूब, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी दोस्तों ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो आई होप दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।